डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। इस क्लास में केमिस्ट्री को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और केमिस्ट्री के चैप्टर को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, जिसमें आप मैटर के बारे में जाने, मैटर की डिफाइन आपने देखी और साथ ही साथ ये देखा कि जो मैटर हैं उनको फिजिकल स्टेट पर सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और आपके सराउंडिंग में ये मैटर्स प्रेजेंट हैं। और आपने एग्जाम्पल देखा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, तो आई होप कि आपको मैटर के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अब हम मैटर की डिफाइन या मैटर को जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर हेडिंग पड़ी है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर इसको हम देखें तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो हमने आपको बताया था सॉलिड के केस में कि जो मैटर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सभी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, यू कैन सी हियर स्मॉल पार्टिकल्स। सेम लिक्विड के केस में आप देख सकते हैं कि जो मैटर्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उसी तरह गैसेस में हम देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें, ये लिक्विड की है और ये गैस की है। तो सॉलिड के केस में आप देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये वेरी क्लोज हैं, वेरी क्लोज हैं, एक दूसरे के काफी पास हैं। इनके बीच इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आप कह सकते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस क्या है? वेरी लेस है। लिक्विड में ये कंपैरेटिवली इससे क्या है? लार्ज डिस्टेंस पर है और गैस में देखेंगे वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है। तो यहां पर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझाना है कि ये पार्टिकल्स आप एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं दूसरे के ऊपर। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनके पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, गैप जो होता है, वो क्या होता है? बहुत नेग्लिजिबल होता है या बिल्कुल नहीं होता है। मतलब इनके बीच जो गैप है वो क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। और गैप कम हो गया तो ये पार्टिकल अपने प्लेस को छोड़ते नहीं है, रिलीज नहीं होते हैं अपने पार्टिकल से अपने प्लेस को। सिंपली हम कह सकते हैं ये अपनी प्लेस पर रहते हैं या अपनी प्लेस के इधर उधर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये अपनी प्लेस के इधर उधर वाइब्रेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। तो मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होते हैं। तो इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर वेरी स्मॉल, सो पार्टिकल्स डू नॉट leave their places, or we can say that they may vibrate from mean position. So shape and size of the solids are fixed, no change. अगर हम यहाँ पर देखें, ये लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं इनके बीच में, तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होते हैं, इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं, इंटर पार्टिकल जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये कंपैरेटिवली सॉलिड से क्या होते हैं? वीक होते हैं। इनके बीच जो इंटर पार्टिकल इंट्रामोलिकुलर गैप होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। और जिसके कारण जो है वीक फोर्स होने के कारण इनके बीच जो है इंट्रा पार्टिकल गैप ज़्यादा होता है। तो ये जो होते हैं ये मोशन करते रहते हैं। मान लीजिए ये ओपन वेसल भी है
तो इसमें जो लिक्विड इसके पार्टिकल्स हैं ये मूव करते रहते हैं, लेकिन इतना फोर्स भी वीक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सरफेस पर कोई पार्टिकल पहुंचा है, ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से घूमते हुए सरफेस पर पहुंचा, तो अंदर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो ये सरफेस को छोड़कर नहीं जा पाता है। मतलब इनके पार्टिकल्स की हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी, जो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी इन पार्टिकल्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और जो है इंट्रा पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इनफ होता है, इसलिए इनका जो है वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन इसके शेप की बात करें तो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। क्लियर। और गैस की बात करें अगर, तो गैसियस पार्टिकल या गैसियस सब्सटेंस की बात करें तो इनके बीच जो इंट्रा पार्टिकल या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वेरी 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 वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। और जिसके कारण क्या होता है, इसके वीक होने के कारण इनके बीच जो डिस्टेंसेस होती है बहुत लार्ज होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी बहुत ही तेज होती है, इनके बीच गैप भी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये वेरी फास्ट मूव करते हैं। अगर आप वेसल को ओपन कर दीजिए तो फिर ये कहीं भी यहाँ से जो भी स्पेस मिलेगा उस पूरे स्पेस में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो due to very small intramolecular force of attraction, the gap between particles of gaseous molecules या substances या matter are very large, ठीक, so they can move, so they have no shape, fixed shape and size। तो इनका शेप, इनका वॉल्यूम जिस भी वेसल में रख देंगे उसका वॉल्यूम में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको बताई गई इंटर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं। आप लोगों ने कई स्केल का नाम सुना होगा, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। हो सकता है कुछ लोगों ने ये इनका नाम पहली बार सुन रहे हों, या आप जो है बिल्कुल कुछ चीज़ से तो फेमिलियर है ही। जैसे आपने देखा होगा जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है आपको टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, तो वो टेम्परेचर हमारा किस में मेज़र किया जाता है, फ़ारेनहाइट में। तो ऐसे टेम्परेचर आपने देखे होंगे, ठीक है, तो मेज़र करते भी होंगे आपको। आपकी अपनी खुद की बॉडी का टेम्परेचर आपको पता होगा कितने हैं, किस में मेज़र किया जाता है। तो इन सब बातों को लेकर कुछ मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे पास मेज़रमेंट की कई स्केल हैं। जैसे आप लेंथ को मेज़र करते हो, किस में, लेंथ को किस में मेज़र करते हो, किलोमीटर में मेज़र करते हो, सेंटीमीटर में मेज़र करते हो, मीटर में मेज़र करते हो। तो मतलब आप उस टेम्परेचर को कई यूनिट्स में मेज़र करते हैं। तो उसी तरह हमारे पास भी कई यूनिट्स हैं जिनसे हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो देखिए ये साइंटिस्ट के नाम से हैं यूनिट। तो एक यूनिट ये है, आप लोग देखे होंगे सेल्सियस स्केल, इसको डिग्री सेंटीग्रेड से लिखते हैं। एक हमारे पास है केल्विन स्केल, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, या एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। और एक है फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर जो स्केल की बात होती है, तो स्केल में जो ज़ीरो है, यहाँ से 0 से लेकर 100 तक, ये 0 से लेकर 100 तक 100 पार्ट्स में डिवाइड है। और यहाँ पर जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। किसमें, सेल्सियस स्केल में। तो ये 0 से स्टार्ट होती है और 100 तक जाती है। यहाँ पर देखिए ये केल्विन स्केल है, ये स्टार्ट होती है 273 से। तो 273 ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ही है। आप कहोगे कि सर इन्होंने 0 से क्यों नहीं लिया,
तो इन्होंने, इनकी मर्जी थी, इन्होंने इसको 273 से स्टार्ट किया, 273 से ये कहाँ तक ले गए, 373 केल्विन तक। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ भी 180 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या किया गया है, सॉरी 100 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है यहाँ से। तो मतलब यहाँ पर भी केल्विन स्केल में भी देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर कहा जाए तो 273 केल्विन है, अप्रॉक्स लिया गया है 273.15 है ये लगभग। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्होंने 373 केल्विन लिया हुआ है। तो ये आप अपने माइंड में रखेंगे। आपके 9th के कोर्स में सेल्सियस स्केल और एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल ही दी गई है। यहाँ पर एक आपको इंफॉर्मेशन अपग्रेड किया गया है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसका जो 32 से स्टार्ट है और कहाँ तक गई है, 212 तक। तो यहाँ पर देखिए कितने इक्वल पार्ट्स में, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड की है, यहाँ हो गया 11, 8, 180। तो यहाँ पर इसमें देखिए 100 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें भी 100 इक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 180 इक्वल पार्ट्स हैं, किसमें, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है इन स्केल्स के बारे में समझे। तो आप ध्यान से देखिए कि ये सेल्सियस स्केल है, ये केल्विन स्केल है। तो यहाँ पर कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ पर आपको जाना है तो देखिए अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर आपसे पूछे कोई 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट हमारा केल्विन स्केल कितना होगा, तो आप 0 में क्या करेंगे, प्लस 273 ऐड कर देंगे। देख रहे हैं। अगर आपसे कहे कि सेल्सियस स्केल में कोई 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बता रहा है तो केल्विन स्केल में कितना बताएगा उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें प्लस 273 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, केल्विन स्केल। तो अगर सेल्सियस स्केल को हम लोग T से रिप्रेजेंट करें, टेम्परेचर को T से, और केल्विन स्केल को हम लोग क्या करें, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें, तो अगर इस सेल्सियस स्केल में हम 273 ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, केल्विन स्केल। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, एक ट्रिक के रूप में भी कभी कभी आप भूल जाते हैं। कैपिटल टी बड़ा है, इसीलिए हम याद करें कैपिटल टी कैपिटल लेटर है, तो स्मॉल लेटर जो है उसमें 273 ऐड करने पर 273 ऐड करने पर हमको कैपिटल लेटर मिलता है। तो कैपिटल लेटर मतलब ये केल्विन है, ये ध्यान दिए रहिएगा। और स्मॉल टी का मतलब ये किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। और याद रखेंगे तो आप कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपसे कोई भी पूछेगा, या अगर आपको कैपिटल टी दिया है तो स्मॉल टी निकालना है, तो कैपिटल टी में से 273 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको स्मॉल टी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, आप उस वहाँ से फॉलो करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जो और जो है कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, तो इसको हम कन्वर्जन का फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, F-32/9 = C/5। तो ये कैसे हुआ ये आपको हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी केवल इतना ध्यान दे लीजिए कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को, ये डिग्री सेंटीग्रेड है C से जो लिखा है, और ये F फ़ारेनहाइट है, तो इसको हमने कैसे कन्वर्जन किया है, ठीक, इसको हम लोग बता देंगे। बहुत आसान है, लेकिन अभी अगर फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है इसमें रिलेशन, तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको केवल इस और इस फार्मूले से रिलेटेड चीज़ें आपको दी गई हैं। अब देखिए हम इस फार्मूले से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो मतलब ये स्मॉल टी दिया है, और आपसे कहा जाए कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल टी में। तो आपको पता है अगर इस स्मॉल टी में 273 ऐड कर दें तो हमको कैपिटल टी मिल जाता है, ये आपको याद होगा। स्मॉल टी में 273 ऐड कर लें तो हमको कैपिटल टी मिल जाता है। तो स्मॉल टी हमको दिया गया है कितना, -30 डिग्री सेंटीग्रेड,
और प्लस इसमें 273 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको कैपिटल टी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अब आपको क्या करना है, आपको पता है 3 4 2, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी के इक्वल। ठीक, तो इस तरह आप कन्वर्जन लगा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपसे टेस्ट में और एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्वर्ट केल्विन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल एंड सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल टेम्परेचर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कैपिटल टी आपको 500 केल्विन दिया गया है और आपसे कहा जाए कि स्मॉल टी निकालिए, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालिए। तो आप एक चीज याद रखे रहिए, कंफ्यूज मत होइए। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल टी प्लस 273। तो कैपिटल टी आपको दिया है 500, तो ये आराम से आप लिख सकते हैं। तो -273 इज इक्वल टू स्मॉल टी हो जाता है। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आप स्मॉल टी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं और चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, आसानी से याद हो जाएंगी। आप इनको अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जी हाँ, क्लास 9th हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में चेंज ऑफ स्टेट को लेकर। चेंज ऑफ स्टेट क्या है, देखिए हमने बात की थी आपसे मैटर के बारे में, आपने जरूर देखा होगा। मैटर क्या है ये आपको डिफाइन बताई गई थी। मैटर को फिजिकल बेसिस पर हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट होती हैं किसी भी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, मतलब ये तीनों स्टेट क्या एक दूसरे में चेंज हो सकती है। ये तीनों स्टेट, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्या इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। तो देखिए अगर हम अपने थोड़ा सा आसपास की चीज़ों में देखें तो आप देखिए एक सबसे जो बेस्ट एग्जांपल देखते हैं वो क्या है, वो है हमारा क्या, वाटर। वाटर देखिए आप नॉर्मल टेम्परेचर रेज करते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेस करने की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर रेस करें तो जो है देखिए सॉलिड का मतलब है आइस। सॉलिड में अगर हम वाटर की बात करें तो आइस, लिक्विड में आप बात करते हैं वाटर की और गैस में बात करते हैं वेपर की। तो आप देखते हैं कि किसी भी जैसे ये सब्सटेंस वाटर है, तो वाटर को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये गैस फेज में है, ये हमारा लिक्विड फेज में है। तो अगर आप खुद ही आपके बिहेवियर में है ये, आप जानते भी हैं कि वाटर आइस में कन्वर्ट कैसे होता है। आप क्या करते हो सोच के बताइए, आप फ्रिज में रखते हो कि नहीं, और अगर फ्रिज में रखते हो तो वहां पर आप क्या करते हो, टेम्परेचर क्या करते हो, लो। और अगर हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और टेम्परेचर क्या करते हैं, हाई। तो इसका मतलब हम टेम्परेचर का वेरिएशन करके हम किसी भी सब्सटेंस को, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को, हम केवल लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप आयरन की बात करिए, देखिए आयरन का कॉन्सेप्ट लेकर हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखिए आयरन अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें, तो अगर हम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में वाटर को देखें तो ये किस फेज में है, वाटर फेज में है। लेकिन थोड़ा सा ही टेम्परेचर डाउन करते हैं तो आइस के फॉर्म में ये सॉलिड में आ जाता है, और थोड़ा सा टेम्परेचर हीट करते हैं तो ये वाइपर में आ जाता है। लेकिन आयरन की बात करें तो आयरन तो सॉलिड में है ही, पहले से सॉलिड में है, तो इसको और ज्यादा टेम्परेचर हाई करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड आयरन में। बिल्कुल लिक्विड आयरन जो है स्टेट मिलती है हमको, और इसको और ज्यादा हाई कम टेम्परेचर कर देंगे तो हमको वेपर फॉर्म मिल जाएगी आयरन की। तो आप लगभग जो है सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं लगभग, चाहे जो आपके पास सराउंडिंग में है जो गैसेस भी हैं तो जिस फॉर्म में है, जैसे रूम टेम्परेचर पर, जैसे रूम टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंस किस में है, कुछ सब्सटेंस किस में है, सॉलिड में है।
रूम टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंस किस में है, लिक्विड में है। रूम टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंस कैसे हैं, गैसेस में है। तो आप ये समझिए कि रूम टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस हैं जिस स्टेट में है वो केवल उसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर हमारा जो रूम टेम्परेचर है प्रेजेंट टाइम में, इस पर हमारी ये O2 और CO2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो क्या ये गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, नहीं। हम टेम्परेचर को वैरी कराकर हम इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ऑक्सीजन या ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमको किस स्टेट में मिल सकती है, हमको लिक्विड स्टेट में भी मिल सकती है और हमको ड्राई स्टेट हमको जो है सॉलिड स्टेट में भी मिल सकती है CO2। तो किसी भी गैस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना, इसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। और चेंज ऑफ स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर भी अप्लाई करके हम किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्टेट को चेंज करने में, अगर किसी भी सब्सटेंस के हम लोग स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो उसका बेसिक फंडा क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसी में छिपा हुआ है। अगर हम बात करते हैं किसी सॉलिड की, तो सॉलिड में आप देखते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। लिक्विड में जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और मोशन करते हैं। और अगर हम किसी भी गैस की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होंगे, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और उनकी मोशन की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। इनमें मोशन की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, और इनमें मोशन नहीं होता है। अब आपको हम बात बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल्स की बात करें और इस पार्टिकल के मोशन की बात करें तो इसका मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो ये भी बढ़ता है। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, जो है उनके बीच के मोशन की बात करें तो वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। तो देखिए, अगर कोई सब्सटेंस पहले से गैस में है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, लिक्विड में। यही तो है कन्वर्जन। और हम उसको कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, सॉलिड में। तो अगर कोई सब्सटेंस गैस है, अगर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम गैस से लिक्विड में आना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, उनके पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को कम करना है, उनके पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ उनकी स्पीड को क्या करना है, डाउन करना है। अब जरा आप देखिए, यहां पर ऐसे सोचिए कि अगर ये मान लीजिए कोई पिस्टन है और इस पिस्टन में कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो मान लीजिए रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर को बढ़ाते जाएं तो ये 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएं, प्रेशर को बढ़ा के हमने यहाँ पर कर दिया, तो पहले ये जो पूरे में मोशन कर रहे थे 5, अब इनके लिए वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब इनका मोशन क्या हो गया, दूर दूर हो गया। जो ये पार्टिकल एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम था, अब ये एक दूसरे के क्या होने लगे, क्लोज आने लगे। और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनके लिए वॉल्यूम कम होगा, ये एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आएंगे। और प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो इतना क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे से, इतना क्लोज आ जाएंगे कि एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। और अट्रैक्ट करने लगेंगे तो इनके बीच का ये केस जो हमारा लिक्विड है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, एक दूसरे को फिर फ्रीली मूव छोड़कर नहीं जा सकते। इनका जो है काइनेटिक जो इनकी वेलोसिटी है जो बहुत फास्ट है, वो क्या हो जाती है, वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन देखिए, अगर हम केवल, वही केस हमारा सेम टेम्परेचर में भी है। अगर हम टेम्परेचर किसी का घटाते हैं, किसी का टेम्परेचर घटाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अपने आप क्या होती है, रिड्यूस करती है। तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करेगी, वेलोसिटी रिड्यूस करेगी। तो वो जब उनका जो मोशन पहले बहुत फास्ट था, अब उनका मोशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो होता जाएगा। जब स्लो होता जाएगा तो वो एक दूसरे के और क्लोज आते जाएंगे, और इस तरह वो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे।
इसी का जस्ट रिवर्स ये भी है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो अगर हम उसको हीट करते हैं, अगर हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो पहले वाइब्रेट थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, अब उनका वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो अब उनके बीच इतनी एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इनको हीट दोगे तो इनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो इनका मोशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये सब्सटेंस के अंदर भी इधर उधर क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये फिर अब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगेंगे। और अगर इनका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, देन क्या होगा, इतनी एनर्जी हो जाएगी कि अब ये जो इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाए, खत्म, और मॉलिक्यूल्स किसी ये जो भी हैं इन मॉलिक्यूल्स इस जो अपनी इनकी जो सरफेस है इसको छोड़कर फिर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो यहां से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होना आसान होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो फैक्टर मैंने आपको बताए, एक बताया टेम्परेचर और एक बताया हमारा प्रेशर। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर आपस में मिलकर किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो इन दोनों सब्सटेंस की स्टेट को आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ यूज किया जाए, मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर को एक साथ यूज किया जाए, तो जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, ये जो प्रोसेस है ये इजीली पॉसिबल हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप केवल टेम्परेचर का यूज करते हैं तो जो स्टेट ऑफ कन्वर्जन है, हो सकता है आपको बहुत हाई टेम्परेचर मिलके यूज करके ये स्टेट कन्वर्ट हो एक दूसरे से। और अगर केवल प्रेशर आप यूज करते हैं तो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़े तब ये स्टेट यूज हो। लेकिन अगर आप दोनों का यूज करते हैं तो कन्वर्जन या चेंज ऑफ स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इजी गोइंग में हो जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और ये कन्वर्जन ऑफ स्टेट की कुछ नेमिंग देते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, या कुछ नाम है इनका, तो वन बाय वन उनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। यहां देखिए, हम कुछ जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। यहां पर हम सॉलिड, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम किसी भी लिक्विड, उसके लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ऐसा मत सोचिएगा कि केवल हम आइस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग। आपको पता भी है, आप इसको कहते भी है मेल्टिंग। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग होती है वो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पर जो कांस्टेंट ली जाती है वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर चेंज करता है तो वहां पर मेल्टिंग जो होता है पॉइंट वो चेंज कर जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, जो अभी आपने देखा था, अगर हम केवल आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं वो भी अभी देखेंगे। अब यहाँ पर लिक्विड कोई सब्सटेंस है, कोई लिक्विड सब्सटेंस है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड कोई भी है तो सॉलिड को लिक्विड में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और ये टेम्परेचर इंक्रीज करके ही कन्वर्ट किया जा सकता है इस प्रोसेस में। और लिक्विड और गैस में, तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर ही होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या करना है, हमको कांस्टेंट करना है, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपने वाटर का देखा है, वो कितना होता है, जी हाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स पर, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पर। उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जितना स्ट्रांग होगा,
वो जितना स्ट्रांग होगा उसको आपको कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। मतलब मेरा एग्जांपल है कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी आयरन को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में और किसी आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो जो है समझ रहे हैं, वो आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और आयरन को आयरन की लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आयरन के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी कन्वर्ट करने में। अब ध्यान से देखिए, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर दिए। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब अगर आप किसी गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन कह रहे हैं। तो कंडेंस करते हैं, तो यहां पर देखिए, अगर वेपर है, अगर वाटर की वेपर है, ये वेपर है, और यहां पर देखिए अगर आप थोड़ा सा अपना हाथ लगा दीजिए, तो हाथ लगाने पर जब वेपर आती हैं तो ये आप देखिए छोटी छोटी ड्रॉप्स में चेंज होती हैं, तो वो कंडेंस होती हैं, तो वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती हैं, गैसियस सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होती हैं। और लिक्विड से फिर से सॉलिड में जाना, ये कहलाता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो ये भी आप जानते हैं, अगर हम आइस की बात करें, सबका तो नहीं याद किया जा सकता कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं हमारे सराउंडिंग में, तो सबका हम जो है बॉइलिंग पॉइंट याद करें, जो है मेल्टिंग पॉइंट याद करें, लेकिन जैसे हम वाटर की बात करें तो इसका याद करना क्या है? आसान है। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होने लगता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक केस और बनता है, किसी सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्ट गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होना या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे आपने कैम्फर देखा होगा, कपूर, ठीक है ना, तो यहाँ पर और भी कई सब्सटेंस हैं, अमोनियम क्लोराइड भी है, और आप देखिए एक वो क्या नाम है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है सीधे सॉलिड से, आप देखिए कैम्फर में आग लगाते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। देखिए ब्लैक कलर का आपको या धुआं दिखता होगा, तो वहां पर डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं? गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या गैसेस से सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने आपको काफी कुछ बताया कि कैसे किसी एक मैटर में एक स्टेट को हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर स्टेट में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या कहते हैं, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जैसे लिक्विड जिस टेम्परेचर पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर अच्छा, जैसे लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटीज भी यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनको कन्वर्ट करने में, अगर मान लीजिए आप प्योर वाटर को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं और प्योर वाटर में आपने सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, और फिर उसको आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो है इम्प्योरिटीज का इफेक्ट पड़ेगा और फिर बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इतना तो आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। आपकी बुक में भी ये चार्ट बना हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, आप उस चार्ट को आसान देखिए, पढ़िए, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी है, उसको भरिए और सीखिए। तो यहाँ से सॉलिड का गैस में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का किस में कन्वर्ट होना? गैसियस सब्सटेंस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो ये आपको डिफाइन थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, और भी सब चीजें आपको यहाँ पर क्या कर दी गई हैं, बता दी गई हैं। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे टॉपिक हम लोग इसको देखेंगे। वीडियो ध्यान से देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो है पीछे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर वाइज चीज़ें दी गई हैं। क्लास 9th प्ले स्टोर में एक अलग से बना हुआ है, आप जो है प्लेलिस्ट में क्लास 9th केमिस्ट्री और साइंस का बना हुआ है, उसमें आप सीक्वेंस से 1 by 1 आप एक एक वीडियोस पा जाएंगे, आप देख लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
तो वीडियो को देखिए और इन सब चीज़ों को आसानी से समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।